हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एक आईपीओ आया था अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद ये शेयर लगातार नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या किया जाए? क्योंकि जिन लोगों को आईपीओ में मिला उन लोगों को इसमें से निकलने का सिर्फ फर्स्ट डे लिस्टिंग वाले दिन सिर्फ फर्स्ट 40-45 मिनट्स में तो मौका मिला सेम प्राइस पर निकलने का जिस प्राइस पर रिसीव हुआ था। उसके बाद में आज तक उसमें वो प्राइस वापस नहीं आया। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या किया जाए? हमें इसको होल्ड करना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए और खरीदना चाहिए, एवरेज करके निकलना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठ जाना चाहिए? तो यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बिजनेस भी एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे और टेक्निकल्स भी देखेंगे। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरी किसी भी तरह की राय नहीं होगी, कोई भी एडवाइस नहीं होगी। जो डिसीजन लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है, मेरे हिसाब से चीजों को समझना है। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको फर्दर एनालाइज करना, अपने हिसाब से उनको समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जब हम एक बार सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं, सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आज की कंपनी नहीं है। दिस इज ए वेरी ओल्ड कंपनी और 65 ईयर से मार्केट में है और 61.6% न्यू बिजनेस प्रीमियम, 71.8% इन ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसीज इश्यूड एंड 88.8% द नंबर ऑफ ग्रुप पॉलिसीज इश्यूड फॉर 9 मंथ्स 2022। तो इसका मार्केट में जो हम एक सीधा सीधा शेयर मान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, दैट इज 61.6%। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। पूरी 140 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री में 61.6% मार्केट शेयर होना ये छोटी बात नहीं है। दिस इज ए बिग थिंग। एक अच्छी खासी ये एक मार्केट को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम फर्दर नंबर्स पर जाएं तो सबसे पहले एक बार ये देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 5 लाख करोड़। अब 5 लाख करोड़ की जब मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है तो इतनी बड़ी कंपनी से उम्मीद की जाती है कि जो इसके नेट प्रॉफिट होंगे वो भी अच्छे खासे नेट प्रॉफिट होंगे, कम से कम 10,000 करोड़ के तो नेट प्रॉफिट होंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है इस केस में। अगर हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं और ईयरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो लास्ट 6 इयर्स के जो रिजल्ट्स हैं, जो यहां पर 2017 से स्टार्ट है, 2200, 2400, 2600, 2700, 2900 एंड 4000। तो यहां पर जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नंबर कहीं से भी नहीं है इस साइज की कंपनी को लेकर। क्योंकि अगर 4000 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट है पूरे साल का, तो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 4,91,000 करोड़। कितने का पीई है? 122 का पीई। तो हम यहां पर अदानी ग्रुप के शेयर्स को बहुत ज्यादा हाई पीई पर ट्रेड करते हुए दिखाते हैं, जबकि वहां पर हाई ग्रोथ है। लेकिन सेम पीई एलआईसी मेंटेन करके चल रही है बिना किसी ग्रोथ के। तो यहां पर बिना किसी ग्रोथ के मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि जो कंपनी मार्केट में 66% शेयर लेकर बैठी है, बिजनेस का शेयर मैं यहां पर कह रहा हूं, और उस कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 4000 करोड़ है। और जबकि यहां पर जो सेल्स है वो कितनी है? 7,20,000 करोड़। जबकि अगर हम इसी कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ यहां पर कंपेयर करने लगे, मैं स्क्रीनर.इन पर जाता हूं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मैं ओपन करता हूं। यहां पर अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करने लगे, देन दिस इज 62,000 करोड़ रुपीस ऑफ सेल, और यहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 750। और 750 भी फिलहाल में हुआ है, अभी हाल फिलहाल में। उसका रीजन शायद कोविड के जो यहां पर क्लेम्स होंगे उसका भी रिजल्ट हो सकता है, और वो नहीं भी हो सकता है। हम उस चीज को लेकर नहीं चलते। लेकिन अगर हम 750 को भी लेकर चलें तो 62,000 करोड़ की सेल्स के ऊपर 750, और यहां पर एलआईसी के केस में 7,20,000 करोड़ के केस में 4,000, ये कम से कम 8,000 करोड़ उस हिसाब से होना चाहिए। और अगर हम यहां पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करने लगे, क्योंकि यहां नंबर्स पिछले कुछ साल में कम हुए हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अगर हम नंबर्स चेक करने लगे तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर आप देखो 65,000 करोड़ की सेल्स के साथ यहां पर जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 1200 करोड़। अब इस कंपैरिजन में वहां अगर एलआईसी की सेल्स इससे 10 टाइम से ज्यादा है तो उसका नेट प्रॉफिट 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, जो सिर्फ 4,000 करोड़ है। तो यहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी कहीं नजर नहीं आती। अब एक और मैं पॉइंट आपको बताता हूं कि जितना भी नेट प्रॉफिट एलआईसी का
आता है पूरे साल का, जैसे हम यहाँ पर मार्च 2021 की बात करते हैं, पूरे साल का नेट प्रॉफिट कितना है 2900 करोड़। अब मार्च 2021 ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, इस पूरे क्वार्टर का रिजल्ट कितना है 2893 करोड़, यानी कि जितना भी नेट प्रॉफिट आया है वो सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टर में आया है, बाकी सारे क्वार्टर्स में कोई प्रॉफिट आया ही नहीं किसी भी तरीके से। जबकि अगर हम एलआईसी की बात करने, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करने लगे तो यहां पर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है, हर क्वार्टर में मेंटेन है। तो इसका मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है जो एलआईसी के पास मेन प्रीमियम आता है वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस होते हैं 20 साल के लिए, 30 इयर्स के लिए, 40 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए, उसके बाद में एक लमसम अमाउंट मिल जाएगी, वो वाले बिजनेस हैं। लेकिन जो एचडीएफसी है इनके पास अलग अलग प्लान्स है, अलग अलग प्लान्स एलआईसी के पास भी है, लेकिन यहां पर जो टर्म प्लान है वो ज्यादा सेल होता है और उसमें भी पूरी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी है। ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, उसमें पूरी प्रॉफिटेबिलिटी है। एलआईसी का उतना टर्म प्लान सेल नहीं होता। और यहाँ जो मेन डिफरेंस है वैसे वो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट प्लेयर होना और पीएसयू प्लेयर होना, गवर्नमेंट प्लेयर होना, मेन डिफरेंस वहां का है। अब एक और चीज अगर आप देखोगे जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई एक्चुअल में, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की, इसमें टैक्सेबिलिटी कितनी है 10%, 12%, 15%, इट इज रेंजिंग बिटवीन 0% शायद तब था जब प्रॉफिट नहीं थे, लेकिन 10% से 15% के आसपास ये यहाँ पर टैक्स इनका आता है। और एलआईसी के केस में जो टैक्सेबिलिटी है अगर हम पूरे साल के प्रॉफिट्स के ऊपर देखें देन दिस इज 74%, 75%, 72%, 73%, 66%। तो ये कौन से टैक्स हैं, किस रेट से हैं, क्यों हैं, ये भी एक एम्बिग्यूटी है। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 122 का पीई, वो भी शेयर प्राइस के नीचे आने के बाद, वो भी लिस्टिंग प्राइस से, लिस्टिंग नहीं, यहां पर इश्यू प्राइस से। जब भी किसी कंपनी को इश्यू किया जाता है तो वहां पर एक उम्मीद की जाती है कि यहां से वो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो और महंगा हो जाएगा। अभी जो इसका लिस्टिंग प्राइस, जो इश्यू प्राइस था वो कितना था 904, और 904 के कंपैरिजन में ये किस प्राइस पर ओपन हुआ, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर। यहां ओपन तो नीचे हुआ 871 पर, यानी कि जिस प्राइस पर इश्यू हुआ था उससे नीचे ओपन हुआ। ड्यूरिंग द डे यहां पर ये 920 तक गया, थोड़ी देर रुका और उसके बाद में इसने कभी भी वहां पर सेम प्राइस पर निकलने का मौका नहीं दिया। अभी इसका सिनेरियो होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, ये वैल्यूएशन कहीं से भी सस्टेन नहीं कर सकती। 122 का पीई किसी भी सरकारी कंपनी के लिए सस्टेनेबल नहीं है, खासतौर से उस सिनेरियो में जिस सिनेरियो में यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नाम की कोई चीज ही नहीं है। देयर इज नो ग्रोथ एज सच। 2200, 2400, 2600, 2700, 2900 ये कुछ भी ग्रोथ नहीं है। ये इसको ग्रोथ का नाम देना ही गलत है, क्योंकि इतने हाई पीई सिर्फ उन कंपनीज में सस्टेनेबल होते हैं जहां पर हाई ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर बजाज फाइनेंस की बात करने लगे, बजाज फाइनेंस कंपनी की बात करने लगे, बजाज फाइनेंस में कितना पीई है 51 का पीई है। अब अगर इसमें हम ग्रोथ की बात करने लगे तो ग्रोथ किस हिसाब से है 900, 1200, 1800, 2400, 3900, 5000, यहां पर 4400 कोविड वाले टाइम में, फिर अगेन 7000, यानी कि पिछले कुछ सालों में कितने गुना हो गया 6-7 टाइम्स प्रॉफिट हो गया, वहां पर डबल भी नहीं हो पाया। तो वहां पर वो ग्रोथ है ही नहीं एक्चुअल में। तो यहां मेरा कहना क्या है, मेरा कहना है यहां टेक्निकल चार्ट को देखकर काम करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करने लगे तो लॉन्ग टर्म में इस शेयर में कुछ भी नहीं है। बात आती विवेक भाई अभी बता रहे हो, पहले भी बता देते तो हम शायद इसमें फंसने से बच जाते। तो मैंने ये चीज पहले बताई थी, अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई थी, एलआईसी आईपीओ सबसे बड़ा धोखा एंड द बिगेस्ट मिथ अबाउट एलआईसी पार्ट 2। आई हैड मेड 2 वीडियोस ऑन दिस, नॉट 1, और ये 4 मंथ्स पहले बनाई थी जब एलआईसी का आईपीओ आने की बातें हो रही थी। मैंने इसमें दोनों वीडियोस में साफ साफ चीजें बताई थी दैट आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। उसका रीजन क्या है, वेरी हाई वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं होना। इतनी बड़ी कंपनी जो इंडिया में 65 ईयर्स से है, 66% मार्केट शेयर होल्ड करती है, और इतनी एडवर्टीजमेंट होती थी एलआईसी की जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। दूरदर्शन जब चैनल होता था उसके ऊपर लगातार इसकी एडवर्टीजमेंट आती थी, तब भी अगर प्रॉफिट नहीं आया तो कभी नहीं आ सकते। उसका एक और रीजन है कि जब भी कोई कंपनी बर्बाद होने के कगार पर होती है तो एलआईसी को उस कंपनी को बचाने के लिए, बेल आउट करने के लिए सामने ले आया जाता है, और वहां पर उस कंपनी को बेल आउट करने से एलआईसी को फायदा क्या होता है, एज सच कुछ फायदा नहीं होता। तो अब ये एज सच कुछ फायदा नहीं होता, ये तब तक तो चल सकता है जब तक कंपनी को लिस्टेड नहीं किया जाए, सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में हो, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो और गवर्नमेंट इस कंपनी को बेल आउट के लिए यूज करती हो, तब तक तो ये बात समझ में आती है। बट वंस दिस कंपनी हैज बिकम ए पब्लिक कंपनी, इसमें
माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का, पब्लिक का जब पैसा लगा होता है तब इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह की बातें आगे चल के होंगी या नहीं होंगी ये बाद में पता चलेगा, अभी तो कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तो आईपीओ आया है, लेकिन जिस तरह का हिंदुस्तान में सिनेरियो रहता है ये चीज मानना, एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि आगे चल के एलआईसी को बेल आउट करने के लिए आगे नहीं लाया जाएगा। तो बहुत मुश्किल काम है लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड करना, कोई भी समझदारी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ उन्हीं कंपनीज को होल्ड किया जाता है जहां पर हाई ग्रोथ होती है, लगातार ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। तो लगातार ग्रोथ पोटेंशियल यहां पर एलआईसी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो प्राइवेट कंपनीज में तो समझ में आता है, लेकिन एलआईसी में नजर नहीं आता, ग्रोथ है भी नहीं। क्योंकि इसी के अगेंस्ट अगर हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर ग्रोथ देखने लगे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी आपको ज्यादा अच्छी नजर आएगी। 271, 4400, 700, 786, 800, 892, 1100, 1200, 1295, 1300, और सिर्फ इस ईयर इनका थोड़ा सा प्रॉफिट कम है, अदरवाइज यहां पर कंसिस्टेंट ग्रोथ है। तो ग्रोथ की तरफ जाना है, यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नो है। और बात ये आती है कि विवेक भाई अब ये प्राइस वापस से आएगा क्या, हम लोग निकल पाएंगे क्या? तो निकलने के लिए मेरा मानना यह है कि यहां पर एक अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा यहां पर गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद में ये गैप यहां पर बन चुका है, उसके बाद नीचे आया। जनरली ऐसा होता है कि एक बार ये प्राइस अगर होता है तो जरूरी नहीं है, अगर ये वापस आता है तो ये मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। और अगर ये यहां पर आया जो 825 के आसपास का प्राइस है, अगर यहां तक आता है तो ये निकलने का सबसे अच्छा मौका है। इससे ऊपर ये पहुंचने का मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर इसको लेकर चलेंगे तो 840 तक जा सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी रेंज 825 से लेकर 840 के आसपास तक की रेंज नजर आती है, जहां पर ये वापस आ सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। अगर यहां तक बाउंस बैक किया तो निकलने का मौका है। उससे अलग इसमें टेक्निकल बेसिस पर जितना मर्जी ट्रेड करें वो समझ में आता है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, यहां पर ग्रोथ मिसिंग है, हाई वैल्यूएशन है। अगर हम यहां पर एक और फिगर इसकी देखें एलआईसी की, LICI जो इसका कोड है एनएससी का, देन बुक वैल्यू इज ओनली 16 एंड करंट प्राइस इज 777। तो ये एक बहुत बड़ा मल्टीपल है बुक वैल्यू वर्सेस करंट प्राइस का। इसी के कंपैरिजन में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका इतना बड़ा गैप नहीं है। यहां पर प्राइवेट कंपनीज के केस में दिस इज 8 टाइम्स, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में दिस इज ऑलमोस्ट 40 टाइम्स। तो यहां पर 40 टाइम्स और 8 टाइम्स, ये उल्टा होना चाहिए, ये बेसिकली उल्टा है यहां पर। तो मैं इसमें बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं इसमें बेरिश हूं। मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक बाउंस बैक फिलहाल आ सकता है, क्योंकि आज की जो बड़ी सी कैंडल बनी है, इस तरह की बड़ी सी कैंडल एक बार को वापस से उछाल ले आती है। लेकिन इस शेयर से उम्मीद रखना कि ये कुछ कर दिखाएगा, इस शेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी स्टोरी सेम है जो कोल इंडिया की स्टोरी थी। अगर आपको कोल इंडिया याद हो तो कोल इंडिया जब 500 के आसपास आया था, उसके बाद में उसने वापस कभी भी जो इश्यू प्राइस था उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, और वो लगातार एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए एक लूजिंग गेम ही रहा। तो ये 400 के आसपास था और उसके बाद में अभी भी 194 के आसपास है। इट हैज बीन देयर इन द मार्केट फॉर लास्ट 11 इयर्स। इस 11 इयर्स में क्या हुआ है कि कभी 6%, 7% के आसपास का डिविडेंड जरूर मिल गया है, लेकिन अगर अपनी कॉस्ट भी नहीं आई और 11 इयर्स निकल गए तो मजे वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी स्टॉक में हमें 5% से ज्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए, जिससे अगर उस स्टॉक में हमारी सोच समझ गलत भी हो जाए या गलत नहीं भी हो, ज्यादा टाइम ले ले, यहाँ पर प्रमोटर ऑपरेटर मिलकर कुछ गेम प्ले कर डालें, तब भी हमारे टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत बड़ा हिट नहीं हो। सेकंड, यहाँ एक और बात ध्यान रखना है, स्टॉक प्राइस के नीचे जाने से कंपनी खराब नहीं होती और स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने से कंपनी अच्छी नहीं होती। ये दोनों चीजों को हमें इंडिविजुअली देखना चाहिए कि कंपनी अगर अच्छी है, स्टॉक प्राइस नीचे है, तो वो अपॉर्चुनिटी है और बाय करने की, लेकिन अगर कंपनी खराब है और शेयर प्राइस ऊपर है तो वहां से निकलने का मौका है। तो LIC क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 वीडियोस हैं, ये एक वीडियो आज वाली है और 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, उसमें बहुत सारी डिटेल्ड एनालिसिस है बिजनेस को लेकर, नंबर्स को लेकर, उनको देखना भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार, टेक केयर।